स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों हम लोग आज जो पिछले सेशन में हम लोगों ने भारतीय भूगोल के प्रश्नों को देखा है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले 54 तक प्रश्नों को देख चुके हैं, आज हम लोग 55 से करेंगे। ये मैं यहाँ पे फिर से बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के CDPO या अन्य परीक्षा में जो पूछे गए हैं वैसे प्रश्नों का संग्रह है। ये बहुत ही अच्छा संग्रह है जो हमारे CDPO में आने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही मार्गदर्शन के रूप में काम करेंगे। तो इसे हम लोग को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, यही हमारा आधार होगा हमारे एग्ज़ाम का जो 10 जून को CDPO की परीक्षा निर्धारित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं और उसके साथ हम लोग व्याख्या को भी देखते जा रहे हैं ताकि हर एक टॉपिक हम लोग का कवर होते जाए। प्रश्नों पर चलने से पहले दोस्तों हम लोग जो भी हमारे चैनल पे नए हैं व्यूवर्स वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसके देखते हैं हम लोग व्याख्या को। ये देखिए प्रश्न CDPO की परीक्षा में पूछे गए हैं, अभी 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषताएं ग्रीष्म मानसून प्रदर्शन से संबंध है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का खिसकना, तिब्बती उच्च, ला नीना, ये सारे इस ग्रीष्म मानसून के विशेषता है। तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैतेई। ये भी प्रश्न देखिए आपका पूछा गया है CDPO की परीक्षा 2018 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुरी की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। इनके द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। कुकी एक जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियां शामिल है। कुकी क्या है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लिखापानी हिमनद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लिखापानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से 2 दर्रे नाथुला और जेल्पा हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से शिवकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा आदि दर्रे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दर्रा से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दर्रे जो कहाँ कहाँ पे हैं, ये एक प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, मध्य एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो मगध एवं अंग का मैदान मध्य गंगा का मैदान के हिस्से हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो एक से अधिक सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही सुमेलन आपका इस प्रकार है, देख ले। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। यहाँ आप लोग देख ले, उत्तर से दक्षिण की ओर है विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अरावली जो है ये आपका एकदम प्राचीन है, ये भी आपका प्राचीन है। व्याख्या देखते हैं हम लोग। वलित पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में वलन के फलस्वरूप बनते हैं। वलन यानी मोड़ हो गया, वलित में मोड़दार पर्वत। ये 2 प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय, आल्प्स आदि हैं, जबकि प्राचीन वलित पर्वत अरावली और आल्सियन जो उत्तरी अमेरिका और यूराल पर्वत रूस आदि में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो न्यून हिम रेखा दोस्तों आल्प्स क्षेत्र का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। हिम रेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ अवश्य होती, जिस कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती। दिए गए विकल्पों में आल्प्स क्षेत्र की हिम रेखा न्यून है यानी कम है। नेक्स्ट है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। मालवा का पठार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्क रेखा जो है 23.50 डिग्री काल्पनिक रेखा, यह मध्य भारत से गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा का पठार है। यहाँ पर आपके प्रश्न बनते हैं कि यह कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य का नाम आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो देवप्रयाग में बनाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। ये प्रश्न भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पोनानी का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यरलुंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, इसका आंसर है ऑप्शन ई। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी या ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मांड आदि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दोनों, ए और बी, ए भी है और बी भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई है। व्याख्या को देखेंगे हम लोग। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिण कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ओडिशा के राउरकेला के पास वेदव्यास में शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल नदी गंगा नदी घाटी की उपनदियां। इस तरह प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, तो मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं हल्लीकर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपरकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान में मेवात हरियाणा में है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPT 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करती है, जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, नहावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नहावा सेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल और नौ कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड।
नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। आंसर हो जाएगा हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। आंसर है ऑप्शन डी। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। अरावली पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती अतः मानसून पवन सीधी निकल जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है, तो ये मृदा है लेटेराइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं CDPO की परीक्षा में 2005 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। लेटेराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। इसमें सभी प्रकार के कण हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्याख्या। FAO के अनुसार सामान्यतः दोमट मिट्टी यानी लोम सॉइल में 23 से 52% बालू के कण, 7 से 27% मिट्टी का यानी क्ले कण एवं 28 से 50% गाद के कण पाए जाते हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। यूनाइटेड स्टेट्स बॉटनिक गार्डन के अनुसार दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा 40% पाई जाती है। नेक्स्ट है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो ये चिकनी मिट्टी में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दिए गए गुट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति के घटक में उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज भी होंगे, सिंचाई भी होंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण भी होगा, ग्रामीण सड़कें और विपणन भी होगा। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता। वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 से 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुष्य क्रांति जो है वो भी उपयुक्त सभी, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति सभी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुष्य क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति आदि। नेक्स्ट है काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं: गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्रांति से एक प्रश्न रहते हैं।
नेक्स्ट है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य जो पहले थे क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अभी हम लोगों ने पहले व्याख्या देखा है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो गन्ना सबसे ज़्यादा बिहार एवं उत्तर प्रदेश में होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब। अतः विकल्प आपका ए सही होगा। नेक्स्ट है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2019 से 20 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है तथा वर्ष 2021 से 22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे उत्पादक है। नेक्स्ट, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है, नहीं पर स्ट्रेस डाल रहा है, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवार। जवार नकदी फसल नहीं। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार के अनुसार प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है: खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसलें। पहला है चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज। दूसरा है दलहन। बी में है गैर खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें। इसमें है तिलहन, मूंगफली, रैपसीड और सरसों। रेशेदार में है कपास, जूट, मेस्ता और तीसरा में है बागानी फसलें, चाय, कॉफ़ी, रबड़। चौथा में अन्य, गन्ना, तंबाकू, आलू। नेक्स्ट है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार हेमेटाइट के प्रमुख भंडारण राज्य ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है तथा मैग्नेटाइट के प्रमुख भंडारण राज्य कर्नाटक, मध्य आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। विकल्पगत राज्यों के युग में मध्य प्रदेश और ओडिशा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा आदि राज्यों में होती है। नेक्स्ट है झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन होता है झारखंड में। आंसर ऑप्शन सी। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य के झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में होता है। झारखंड का झरिया क्षेत्र कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। यहाँ समस्या दिया गया है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयले संचालन में बाधा, ये है सही। धुलाई संस्थानों की उपयोग की क्षमता में कई, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें, सभी सही, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4।
भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार्य संचालन कीमतें आदि। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी की सबसे पुरानी तेल घाटी है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1970 और 80 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ओपीईसी ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। आंसर हो जाएगा 243 किलोग्राम तेल के बराबर। आंसर ऑप्शन सी। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 ग्राम तेल के बराबर थी, जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन तेल के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का 1/3 है। एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2023 के अनुसार 2021 से 22 पी में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत लगभग 24,453 मेगाजूल है। अतः निकटतम विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। दिए गए राज्यों में से कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। 31 मई 2023 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के कुल संस्थापित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान शीर्ष पर है।